हेलो एवरीवन, वेलकम टू नेसो स्कूल। हमने पिछले लेक्चर में लोकल गवर्नमेंट को पढ़ना शुरू किया था। हमने ये समझा था कि इंडिया में लोकल गवर्नमेंट दो पार्ट्स में डिवाइडेड है और सबसे पहले हमने शुरुआत करी थी रूरल लोकल गवर्नमेंट के साथ। हमने ये समझा था कि इंडिया में रूरल एरियाज के लिए हमने 3 लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट में पावर को शेयर किया है। अब हम आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे अर्बन लोकल गवर्नमेंट की। हमारे आज के लेक्चर का नाम है अर्बन लोकल गवर्नमेंट। तो देख लेते हैं इस लेक्चर के टॉपिक्स। हमारा सबसे पहला टॉपिक होने वाला है अर्बन लोकल गवर्नमेंट, जहां पर हम ये समझेंगे कि इंडिया में अर्बन एरियाज के लिए, शहरों के लिए किस तरीके से हमने डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट को क्रिएट किया है बेटर गवर्नेंस के लिए। इसके बाद हमारा दूसरा और आखिरी टॉपिक होगा अचीवमेंट्स एंड चैलेंजेस ऑफ लोकल गवर्नमेंट। यहाँ पर हम ये समझेंगे कि इंडिया में लोकल गवर्नमेंट की क्या क्या अचीवमेंट्स हैं, उपलब्धियां हैं, और साथ ही साथ ये भी समझेंगे कि क्या क्या चैलेंजेस, क्या क्या चुनौतियों का लोकल गवर्नमेंट्स को सामना करना पड़ता है। तो शुरू करते हैं सबसे पहले टॉपिक के साथ, जिसका नाम है अर्बन लोकल गवर्नमेंट। ये टॉपिक आपके चैप्टर में इस पैराग्राफ में दिया गया है। तो बिना किसी देरी के अब शुरू करते हैं और सबसे पहले रिवाइज कर लेते हैं उस फ्लो चार्ट को जहां पर हमने लोकल गवर्नमेंट के बारे में समझा था। हमने पिछले लेक्चर में ये पढ़ा था कि लोकल गवर्नमेंट दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। सबसे पहले थी रूरल लोकल गवर्नमेंट, जिसमें हमने 3 लेवल्स के बारे में पढ़ा था: जिला परिषद, पंचायत समिति, ग्राम पंचायत एंड ग्राम सभा। आज के इस लेक्चर में हम दूसरे पार्ट पर फोकस करेंगे, मतलब अर्बन लोकल गवर्नमेंट। अर्बन लोकल गवर्नमेंट 2 लेवल्स में डिवाइडेड है। सबसे पहले है म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस और उसके बाद है म्युनिसिपैलिटीज। तो शुरू करते हैं हम इन दोनों के साथ, लेकिन इससे पहले मैं इन दोनों के बारे में डिटेल में आप सभी को समझाऊं, मैं एक छोटा सा इंट्रोडक्शन देना चाहती हूं अर्बन लोकल गवर्नमेंट का। जैसे गांव के लिए, विलेजेस के लिए, रूरल एरियाज के लिए हमने पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस को क्रिएट किया ताकि बेटर गवर्नेंस हो पाए, लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व हो पाए और रिप्रेजेंटेशन ज्यादा से ज्यादा लोगों को मिल पाए। उसी तरीके से हमने अर्बन एरियाज के लिए, शहरों के लिए, कस्बों के लिए भी गवर्नमेंट को फॉर्म किया, जिसे हम अर्बन लोकल गवर्नमेंट कहते हैं। अर्बन लोकल गवर्नमेंट को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस मिला, मतलब कि संवैधानिक रूप से एक दर्जा मिला था 1992 में 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के बाद। इसी के साथ साथ जो हमारे देश की अर्बन लोकल गवर्नमेंट है, इनको कई पावर्स दी गई, फंक्शंस दिए गए, अथॉरिटीज दी गई, जिनके बारे में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के 12th शेड्यूल में मेंशन किया गया है। तो अब देख लेते हैं म्युनिसिपैलिटीज को, जो कि बॉटम लेवल है, मतलब सबसे नीचे वाला लेवल है हमारे अर्बन लोकल गवर्नमेंट का। म्युनिसिपैलिटीज को आप सभी नगर पालिका के नाम से पहचानते हैं। देख लेते हैं म्युनिसिपैलिटीज का सबसे पहला पॉइंट। यहाँ पर लिखा है म्युनिसिपैलिटीज आर सेट अप इन टाउन्स, मतलब कि ये जो म्युनिसिपैलिटीज हैं, नगर पालिकाएं हैं, इन्हें हम टाउन्स के लिए, कस्बों के लिए, छोटे शहरों के लिए फॉर्म करते हैं, सेटअप करते हैं। ये जो हमारे कस्बे होते हैं, छोटे शहर होते हैं, इनमें पॉपुलेशन भी बहुत ज्यादा कम होती है। तो कम पॉपुलेशन वाले शहरों के लिए, छोटे शहरों के लिए हम क्या फॉर्म करते हैं? म्युनिसिपैलिटीज को फॉर्म करते हैं, नगर पालिकाओं को फॉर्म करते हैं, सेटअप करते हैं। म्युनिसिपैलिटीज का काम वैसा ही होता है जैसे किसी भी और गवर्नमेंट का या इंस्टीट्यूशन का होता है। म्युनिसिपैलिटीज अपने टाउन के विकास के लिए, डेवलपमेंट के लिए, अपने शहर के डेवलपमेंट के लिए काम करती हैं, लोगों के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं, डिसीजंस लेते हैं और प्रॉपर गवर्नेंस करते हैं, प्रशासन करते हैं। इसके बाद देख लेते हैं हमारा दूसरा पॉइंट। Municipalities are controlled by elected bodies consisting of people's representatives. अब ये जो म्युनिसिपैलिटीज होती हैं, इन्हें कंट्रोल कौन करता है, इन पे नियंत्रण कौन रखता है? हमारी इलेक्टेड बॉडीज। इलेक्टेड बॉडीज कौन से लोगों की होती है? उन लोगों की होती है जिनको सिटीजन्स ने चुना होता है। ठीक है, तो यहाँ पर इसका मतलब ये है कि जो हमारी म्युनिसिपैलिटीज हैं, जो हमारे टाउन्स के लिए हमने नगर पालिकाओं को क्रिएट किया है, उन्हें कौन कंट्रोल करता है? एक काउंसिल कंट्रोल करती है, जिसको हम इलेक्टेड बॉडीज बोलते हैं। और एक काउंसिल को हम क्या बोलते हैं? नगर पालिका परिषद। और ये जो नगर पालिका परिषद होते हैं, इसके मेंबर्स कौन कौन होते हैं? वो सभी लोग जिनको हम लोगों ने चुना होता है, इलेक्ट किया होता है।
इसीलिए यहाँ पे बोला गया है कि ये जो म्युनिसिपैलिटीज हैं, इनको जो लोग कंट्रोल करते हैं वो कौन होते हैं? पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव, मतलब प्रतिनिधि लोगों के। अब देख लेते हैं नेक्स्ट पॉइंट। म्युनिसिपल चेयरपर्सन इज द पॉलिटिकल हेड ऑफ द म्युनिसिपैलिटी। मतलब जैसे हमारे किसी भी इंस्टीट्यूशन के कोई प्रेसिडेंट होते हैं, हेड होते हैं, उसी तरीके से म्युनिसिपैलिटी के भी हेड होते हैं। और जो म्युनिसिपैलिटी के हेड होते हैं उन्हें हम क्या बुलाते हैं? चेयरपर्सन बुलाते हैं, मतलब कि अध्यक्ष बुलाते हैं। और ये जो चेयरपर्सन होते हैं, अध्यक्ष होते हैं, ये पॉलिटिकल हेड भी होते हैं, ये राजनीतिक प्रमुख भी होते हैं, लोकतांत्रिक नेता भी होते हैं हमारे म्युनिसिपैलिटी के। ये क्यों होते हैं पॉलिटिकल हेड? क्योंकि ये लीड करते हैं हमारी म्युनिसिपैलिटी को, इनको लोग चुनते हैं, तो ये लोगों के द्वारा चुने गए होते हैं और ये सारे मेजर डिसीजंस लेते हैं म्युनिसिपैलिटी के। इसीलिए चेयरपर्सन को यहाँ पे पॉलिटिकल हेड भी बोला जाता है म्युनिसिपैलिटी का। तो म्युनिसिपैलिटीज में हमने क्या समझा कि म्युनिसिपैलिटीज मतलब हमारी नगर पालिकाएं जो हैं, ये टाउन्स के लिए सेटअप की जाती हैं, छोटे शहरों के लिए सेटअप की जाती हैं। ये जो म्युनिसिपैलिटीज होती हैं, इन्हें कौन कंट्रोल करता है? हमारे इलेक्टेड बॉडीज, किन लोगों की? जो कि हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं, प्रतिनिधि होते हैं। इनके हेड को हम चेयरपर्सन बुलाते हैं और ये चेयरपर्सन पॉलिटिकल हेड भी होते हैं म्युनिसिपैलिटी के। इसी के साथ हमारा ये बॉटम लेवल अर्बन लोकल गवर्नमेंट का यहीं पे खत्म होता है। अब आगे बढ़ते हैं हमारे सबसे टॉप लेवल ऑफ अर्बन लोकल गवर्नमेंट के तरफ, जिसका नाम है म्युनिसिपल कॉरपोरेशंस। म्युनिसिपल कॉरपोरेशंस को आप नगर निगम के नाम से भी जानते हैं। तो देख लेते हैं हमारा सबसे पहला पॉइंट यहाँ पर। बिग सिटीज आर कॉन्स्टिट्यूटेड इनटू म्युनिसिपल कॉरपोरेशंस। अब जैसे छोटे शहरों के लिए, कस्बों के लिए हम म्युनिसिपैलिटीज को सेटअप करते हैं, बनाते हैं, उसी तरीके से बड़े सिटीज के लिए, बड़े शहरों के लिए, महानगरों के लिए, मेट्रो सिटीज के लिए, जैसे कि दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, बैंगलोर, ऐसी बड़ी बड़ी सिटीज के लिए हम म्युनिसिपल कॉरपोरेशंस को बनाते हैं, कॉन्स्टिट्यूट करते हैं। इनका काम भी म्युनिसिपैलिटीज के तरह होता है। मतलब जैसे म्युनिसिपैलिटीज टाउन के लिए काम करती हैं, वैसे ही म्युनिसिपल कॉरपोरेशन अपने पूरे शहर के लिए काम करती है। क्योंकि यहाँ पे शहर का साइज बहुत बड़ा होता है, यहाँ की आबादी भी ज़्यादा होती है, इसीलिए यहाँ पर म्युनिसिपल कॉरपोरेशंस का साइज बड़ा होता है, इनका स्ट्रक्चर ज़्यादा बड़ा होता है और यहाँ पर कर्मचारी मतलब स्टाफ भी बहुत ज़्यादा होते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ की आबादी ज़्यादा है शहर की, शहर भी बहुत बड़ा है, तो उसे संभालने के लिए, बेटर गवर्नेंस के लिए हमें ज़्यादा लोगों की ज़रूरत पड़ती है। अब देख लेते हैं हमारा नेक्स्ट पॉइंट। Municipal corporations are also controlled by elected bodies consisting of people's representatives. मतलब कि जैसे म्युनिसिपैलिटीज के लिए होता है कि म्युनिसिपैलिटीज को इलेक्टेड बॉडीज कंट्रोल करती हैं, मतलब कि जो काउंसिल होती है नगर पालिका की, वो कंट्रोल करती है, उसी तरीके से म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की भी एक काउंसिल होती है, इलेक्टेड बॉडी होती है, जिसको हम कहते हैं नगर निगम परिषद। और ये जो परिषद होती है, इसमें कौन कौन होते हैं? फिर से वही पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव, लोगों के प्रतिनिधि। तो यहाँ पर भी जो इलेक्टेड बॉडीज होती हैं, वही कंट्रोल करती हैं म्युनिसिपल कॉरपोरेशंस को, नगर निगम को। अब देख लेते हैं हमारा नेक्स्ट पॉइंट। इन अ म्युनिसिपल कॉरपोरेशन सच एन ऑफिसर इज कॉल्ड द मेयर। मतलब जैसे म्युनिसिपैलिटी के हेड को हम चेयरपर्सन कहते हैं, उसी तरीके से म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के हेड को, ऑफिसर को हम मेयर बुलाते हैं। तो म्युनिसिपैलिटी के हेड कौन होते हैं? चेयरपर्सन। और म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के हेड कौन होते हैं? मेयर। करेक्ट। यहाँ पर भी ये जो मेयर होते हैं, ये पॉलिटिकल हेड ही होते हैं, क्योंकि ये मेजर डिसीजंस लेते हैं, ये लीड करते हैं म्युनिसिपल कॉरपोरेशन को। तो यहाँ पर हमने म्युनिसिपल कॉरपोरेशंस के बारे में क्या समझा? हमने यही समझा कि जो हमारी नगर निगम होती है, म्युनिसिपल कॉरपोरेशंस होती हैं, वो बड़े शहरों के लिए बनाई जाती हैं, कॉन्स्टिट्यूट करी जाती हैं। इनको भी इलेक्टेड बॉडी ही कंट्रोल करती है, जो कि लोगों के रिप्रेजेंटेटिव से बनी हुई होती है। यहाँ पर जो हमारे हेड होते हैं, उन ऑफिसर को हम मेयर बुलाते हैं, जो कि पॉलिटिकल हेड भी होते हैं म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के। इसी के साथ साथ हमारा म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का लेवल भी यहीं पे खत्म होता है। इसी के साथ
हमारा ये सबसे पहला टॉपिक जहां पर हमें दोनों लेवल्स को समझना था, म्युनिसिपैलिटीज और म्युनिसिपल कॉरपोरेशंस, अर्बन लोकल गवर्नमेंट की, यहीं पे खत्म होता है। अब आगे बढ़ते हैं हमारे आखिरी टॉपिक की तरफ, जिसका नाम है अचीवमेंट्स एंड चैलेंजेस ऑफ लोकल गवर्नमेंट। ये टॉपिक आपके चैप्टर में यहाँ से लेकर यहाँ तक दिया गया है। आप सभी की बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने इस टॉपिक को एक टेबल के फॉर्म में क्रिएट किया है। तो चलिए फटाफट देख लेते हैं इस टेबल को। यहाँ पर मैंने 2 कॉलम्स बनाए हैं, एक अचीवमेंट्स के और एक चैलेंजेस के, और इसकी मदद से काफ़ी आसानी से आपको अचीवमेंट्स एंड चैलेंजेस समझ भी आ जाएंगे और याद भी हो जाएंगे। हमारे देश में ये जो लोकल गवर्नमेंट का सिस्टम है, जो हमने स्ट्रक्चर क्रिएट किया है, ये काफ़ी बड़ा एक्सपेरिमेंट था पूरे दुनिया के लिए, पूरे दुनिया की डेमोक्रेसी के लिए। इंडिया एक ऐसा देश है जहाँ पे कई बार ऐसे एक्सपेरिमेंट्स हुए हैं डेमोक्रेसी को लेकर, और ज़्यादातर हम हर एक्सपेरिमेंट में सक्सेसफुल भी हुए हैं। लोकल गवर्नमेंट का ये स्ट्रक्चर कि हम हर एक लेवल तक पावर को पहुंचाएंगे, सब लोगों को रिप्रेजेंटेशन देंगे, डिसीजन मेकिंग में सबको इंक्लूड करेंगे, ये भी एक बहुत बड़ा एक्सपेरिमेंट था डेमोक्रेसी के लिए। इसमें हमने काफ़ी कुछ अचीव भी किया। तो चलिए सबसे पहले देख लेते हैं हमारे लोकल गवर्नमेंट के अचीवमेंट्स को। सबसे पहले यहाँ पे लिखा है अबाउट 36 लाख इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स इन द पंचायत्स एंड म्युनिसिपैलिटीज। मतलब इंडिया में हमने 36 लाख के अराउंड लोगों को रिप्रेजेंटेशन दिया है लोकल गवर्नमेंट्स में। 36 लाख के अराउंड लोग जो हैं वो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, प्रतिनिधि हैं हमारे पंचायत्स में और म्युनिसिपैलिटीज में। 36 लाख एक छोटा नंबर नहीं है, एक बहुत बड़ा नंबर है, क्योंकि हमारे वर्ल्ड में कई कंट्रीज ऐसी हैं, कई देश ऐसे हैं जिनकी टोटल पॉपुलेशन भी 36 लाख से कम है या इसी के बराबर है, और हमने इंडिया में इतने सारे लोगों को रिप्रेजेंटेशन दिया है और डेमोक्रेसी को स्ट्रॉन्ग बनाया है। इसीलिए ये है सबसे पहला अचीवमेंट। अब देखते हैं दूसरा अचीवमेंट। कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस फॉर लोकल गवर्नमेंट हैज स्ट्रेंथेंड डेमोक्रेसी। मतलब जब हमने कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया, संवैधानिक रूप से हमने एक दर्जा दिया लोकल गवर्नमेंट्स को, तो हमने हमारे देश की डेमोक्रेसी को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाया, मजबूत बनाया, क्योंकि यहाँ पर हमने लोकल गवर्नमेंट्स के थ्रू डेमोक्रेसी के आइडियल्स को रियलाइज किया, अचीव किया। हमने लोगों को और ज़्यादा पार्टिसिपेट करवाया डिसीजन मेकिंग में, हमने लोअर लेवल तक पावर को शेयर किया, लोगों को रिप्रेजेंटेशन दी, और ये सभी के सभी आइडियल्स हैं डेमोक्रेसी के। तो हमने क्या किया, हमने हमारे देश में डेमोक्रेसी को स्ट्रेंथन किया। इसके बाद हमारा तीसरा अचीवमेंट क्या है? इंक्रीज्ड विमेन्स रिप्रेजेंटेशन एंड वॉइस। हमने लोकल गवर्नमेंट्स के थ्रू विमेन के रिप्रेजेंटेशन को, पार्टिसिपेशन को बढ़ा दिया हमारी डेमोक्रेसी में। हमने उनकी वॉइस को भी एक रिप्रेजेंटेशन दी हमारी डेमोक्रेसी में, डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में। पहले के टाइम में विमेन को इतना ज़्यादा रिप्रेजेंटेशन नहीं दिया जाता था। इनफैक्ट विमेन की पार्टिसिपेशन बहुत ही कम होती थी पॉलिटिक्स में। लेकिन जब हम लोकल गवर्नमेंट लेकर आए तो हमने विमेन के पार्टिसिपेशन को, उनके रिप्रेजेंटेशन को काफ़ी ज़्यादा बढ़ा दिया। तो ये थे हमारे 3 इम्पॉर्टेंट अचीवमेंट्स। लेकिन इन अचीवमेंट्स के बाद भी हमारे देश में हम फुल्ली सेल्फ गवर्नमेंट के इस कॉन्सेप्ट को, लोकल गवर्नमेंट के सिस्टम को अच्छे तरीके से सक्सेसफुल नहीं बनाए। कुछ चैलेंजेस हैं जो हम आज भी फेस करते हैं। तो चलिए चैलेंजेस को समझ लेते हैं। सबसे पहला चैलेंज है, while elections are held regularly, ग्राम सभाs are not held regularly। मतलब जब हम अमेंडमेंट लेकर आए तब हमने इलेक्शंस को रेगुलर बना दिया, हमने मैंडेटरी कर दिया कि अब हर 5 साल बाद लोकल गवर्नमेंट के इलेक्शंस होंगे और स्टेट इलेक्शन कमीशन उन्हें कंडक्ट करवाएगी। तो इलेक्शंस तो टाइम पे होते हैं, लेकिन जो ग्राम सभाज हैं, जो पंचायत का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, हिस्सा है, ये ग्राम सभाज बिल्कुल भी रेगुलर नहीं है, ये इर्रेगुलर है। मतलब टाइम पर ग्राम सभा नहीं होती है। साल में 2 से 3 बार ग्राम सभा का होना जरूरी है, जिसमें डिस्कशंस हो, बजट को अप्रूव किया जाए, चेक किया जाए कि पंचायत कैसा काम कर रही है। लेकिन यहाँ पे ये ग्राम सभा रेगुलरली नहीं होती हैं। इसके बाद हमारा दूसरा चैलेंज है, मोस्ट स्टेट गवर्नमेंट्स हैव नॉट ट्रांसफर्ड सिग्निफिकेंट पावर्स टू लोकल गवर्नमेंट्स। मतलब हमने मैंडेटरी तो कर दिया कि स्टेट गवर्नमेंट को पावर्स शेयर करनी पड़ेंगी लोकल गवर्नमेंट्स के साथ,
लेकिन उसके बाद भी कई ऐसी स्टेट गवर्नमेंट्स हैं जो इम्पोर्टेंट पावर्स, सिग्निफिकेंट पावर्स नहीं शेयर करती हैं लोकल गवर्नमेंट्स के साथ। उन्होंने ट्रांसफर ही नहीं किया है कुछ ऐसी पावर्स को लोकल गवर्नमेंट्स को, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसके वजह से स्टेट गवर्नमेंट्स काफी ज्यादा डोमिनेंट है और लोकल गवर्नमेंट्स अभी भी वीक है। हमारा थर्ड चैलेंज है, लोकल गवर्नमेंट्स आर नॉट गिवन एडिक्वेट रिसोर्सेस। जैसे हमने पावर्स को शेयर नहीं किया है लोकल गवर्नमेंट्स के साथ, उसी तरीके से लोकल गवर्नमेंट्स को एडिक्वेट रिसोर्सेज भी नहीं दिए गए हैं। मतलब जितने रिसोर्सेज इनफ होते हैं डेवलपमेंट के लिए, विकास के लिए, जितने रिसोर्सेज जरूरी हैं, स्पेशली जितनी फंडिंग जरूरी है, वो यहाँ पर लोकल गवर्नमेंट्स को नहीं दी जाती है बाय स्टेट गवर्नमेंट्स, जिसके वजह से भी एक बड़ा चैलेंज बन जाता है लोकल गवर्नमेंट के लिए हमारे देश में। तो ये थे हमारे 3 अचीवमेंट्स एंड 3 चैलेंजेस लोकल गवर्नमेंट के इंडिया में। इसी के साथ हमने अचीवमेंट्स और चैलेंजेस को समझ लिया है। अब आपके चैप्टर में कुछ न्यूज़ क्लिपिंग्स दी गई हैं और एक सवाल आप सभी से पूछा गया है। यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि ये न्यूज़पेपर क्लिपिंग्स जो हैं, ये डिसेंट्रलाइजेशन को लेकर जो हमारे देश में एफर्ट्स किए गए हैं, अमेंडमेंट्स की गई हैं, जो भी लॉज बनाए गए हैं, ये न्यूज़पेपर क्लिपिंग्स उसके बारे में आपको क्या बताती हैं, क्या दर्शाती हैं? तो इन क्लिपिंग्स को देख लेते हैं। यहाँ पे सबसे पहले लिखा है, ओवर 1 मिलियन विमेन इलेक्टेड टू पंचायत्स। हमने अभी पढ़ा अचीवमेंट्स में कि कैसे लोकल गवर्नमेंट के थ्रू विमेन के रिप्रेजेंटेशन को हमारे देश में इंक्रीज किया गया है, बढ़ाया गया है। तो यहाँ पर ये न्यूज़ क्लिपिंग तो हमें यही बताती है कि हमने विमेन के रिप्रेजेंटेशन को काफी ज्यादा बढ़ाया है पंचायत्स में। वहीं पर दूसरी क्लिपिंग कहती है, स्टेट्स अपोज डायरेक्ट फंडिंग ऑफ पंचायत्स। मतलब जो हमारी स्टेट गवर्नमेंट्स हैं, उन्होंने अपोज किया है कि डायरेक्ट फंडिंग नहीं मिलनी चाहिए पंचायत्स को, उनके थ्रू मिलनी चाहिए, मतलब स्टेट गवर्नमेंट के थ्रू मिलनी चाहिए, डायरेक्ट नहीं। ये भी हमने अभी चैलेंज में पढ़ा कि कैसे स्टेट गवर्नमेंट जो है वो अपने आप को डोमिनेंट बना के रखना चाहती है, इसलिए वो पावर्स भी शेयर नहीं करती है, एडिक्वेट रिसोर्सेज भी नहीं देती है। तो यहाँ पे ये क्लिपिंग हमें यही चैलेंज दर्शाता है। ऐसे ही यहाँ पे 3 और क्लिपिंग्स दी गई हैं। अब मैं आप सभी को एक होमवर्क देना चाहती हूँ। आप सभी अपने चैप्टर में इन क्लिपिंग्स को ध्यान से देखें और समझें, और कमेंट सेक्शन में मुझे ये बताएं कि आपको क्या लगता है हमारे देश में जो डिसेंट्रलाइजेशन के लिए हमने एफर्ट्स करे हैं, क्या वो सक्सेसफुल हो पाए हैं, या फिर क्या क्या चैलेंजेस हैं जो आज भी हमारे देश में लोकल गवर्नमेंट्स को डिसेंट्रलाइजेशन को फेस करने पड़ते हैं। इसी के साथ हमारा ये आखिरी टॉपिक, जिसका नाम था अचीवमेंट्स एंड चैलेंजेस ऑफ लोकल गवर्नमेंट, यहीं पर खत्म होता है। तो आज के इस लेक्चर के साथ हमने फेडरलिज्म के सारे ही टॉपिक्स कंप्लीट कर लिए हैं, अच्छे से समझ लिए हैं। अब मैं मिलूंगी आपसे अगले लेक्चर में, जहां पर हम साथ में मिलकर फेडरलिज्म चैप्टर के एंड में दी गई एक्सरसाइजेस को सॉल्व करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।